गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। क्या दिया था होमवर्क? यही था क्या? बताइए जल्दी से। एट्टी वन से 85, सॉरी 89 तक। ऑल डन। 89 नहीं हुआ, 87 आंसर मैच नहीं हो रहा है। अभी देख लेते हैं। 80 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो 86 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए वीक एसिड दे रखी है। और अगर हम देखें तो इन्फानाइट डाइल्यूशन पर भी उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है। दोनों का रेशियो में क्या बता देगा? अल्फा, यानी 10 डिवाइडेड बाय 200। एसिड की कंसेंट्रेशन क्या है? 0.1 mHa। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या होती है? C अल्फा, यानी 0.1 इंटू 1/20 कर लो, हो जाए। समझ में आ गया? 86 सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन क्या करो, जबरदस्ती मेरा टाइम तो ऐसे ही है ना, वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, 87 एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है। इसका आंसर देख लेते हैं अभी। और हमें लेमडा एम निकालना है। लेमडा एम निकालना है तो सबसे पहले इसके के से अल्फा निकालो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? सी अल्फा स्क्वायर। के 1.6 इंटू 10⁻⁻5। कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है इंटू अल्फा स्क्वायर। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई 0.04। आंसर बॉम्बे नहीं आ रहा इसका, वो भी देख लेते हैं। तो लेमडा एम इक्वल्स टू अल्फा इंटू लेमडा एम इनफाइनाइट। तो लेमडा एम की वैल्यू 0.04 इंटू लेमडा एम इनफाइनाइट विच इज 380 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आंसर आ गया 1.52 इंटू 10⁻⁻3। लेकिन हमें क्या निकालना है? कंडक्टिविटी। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? आगरा।
लैम्डा एम, अब लैम्डा एम इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन 1000, क्योंकि एम मीटर वाला है। नहीं आ रहा भाई, 10 से मल्टीप्लाई हो, बॉम्बे आंसर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? 10 से मल्टीप्लाई होगा 1.52 इंटू 10⁻²। कहां प्रॉब्लम है भाई? नेक्स्ट, डन। क्वेश्चन नंबर 89, के एस पी निकालना है। कंडक्टिविटी दे रखी है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर, हाँ या ना? और Ag3PO4 का जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा? 3। तो यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी दे रखी है? 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3, विच इज 4.5 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगा दो, 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ये मीटर में है तो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू सॉल्युबिलिटी। बताओ भाई क्या डाउट है? तो बेटा कैलाश, इतना नहीं समझ में आ रहा कि 1000 कहां लेना है? सॉल्यूशन में भी दे रखा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक भी दे रखा है, उसमें भी 1000 नीचे है, तो फिर कहां तकलीफ है? जबरदस्ती सारे डायरेक्ट टू दी फॉर्मूला क्वेश्चन हैं। नोट्स ढंग से पढ़ो, क्लास ढंग से अटेंड करो, सारे हो जाएंगे। बेटा सत्यम, वो NaNO3 का इन्फानाइट डाइल्यूशन पर ही पूछा है। चलो आगे बढ़ो, S1 में आ जाओ। S1 में क्या डाउट्स थे? अप टू 65 सभी दे दिए थे मैंने। जल्दी से डाउट्स बोलिए S1 में। हम्म 64 अभी बताऊंगा, रुको। सिक्सटी थ्री एग्जैक्टली यही करना है जो अभी मैंने किया है। 63 में कुछ भी अलग से नहीं करना है। सॉल्यूशन देखो, सब समझ जाओगे। 54 में मुझे लगता है यस, आंसर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसा याद आ रहा है मुझे कुछ। 54 का आंसर 440 होगा, बिल्कुल सही का। सॉल्यूशन में 440 दे रखा है, चेंज कर लेना अमन, चेंज कर लेना, ठीक है। अविरल बताता हूं, वो भी बताता हूं, 65 भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेटा दे रखा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 8.75 इंटू 10⁻⁻7। जो भी यूनिट्स है उसमें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। और हमें वाटर की कंडक्टिविटी का भी डेटा दे रखा है।
विच इज 0.75 इंटू 10⁻⁻⁷। क्वेश्चन आता है ये डेटा क्यों दे रखा है वाटर की कंडक्टिविटी का, तो वो मैं समझाता हूं आपको। जो AgBr है, ये AgBr सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है। जब आप पानी में AgBr को डिसॉल्व करते हो तो सबको पता है कि AgBr की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ये बहुत कम डिसॉल्व होगा। तो इसके कारण सॉल्यूशन में Ag प्लस और ब्रोमाइड आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो भी बहुत कम होगी। और वाटर में आप डिसॉल्व करो तो पानी के कारण भी H प्लस और OH आयन होंगे, और वो भी हमें पता है बहुत कम होते हैं, लेकिन वो Ag प्लस और ब्रोमाइड आयन कंसेंट्रेशन के कंपेरेबल ही होंगे, क्योंकि पानी भी बहुत कम आयनाइज होता है और ये भी बहुत कम डिसॉल्व होता है। तो अब सॉल्यूशन में जो चार्ज कंडक्ट होगा वो Ag प्लस आयन के कारण भी होगा, ब्रोमाइड आयन के कारण भी होगा, H प्लस और OH आयन के भी कारण होगा। तो यहां से जब आप रेजिस्टेंस निकालते हो इस सॉल्यूशन का, और रेजिस्टेंस से जब हम कंडक्टेंस निकालते हैं, तो ये केवल AgBr के कारण नहीं है, ये कंडक्टेंस किसके कारण है, सॉल्यूशन के कारण। तो इससे जो कंडक्टिविटी आएगी वो भी सॉल्यूशन के कारण होगी। और हमें जो फॉर्मूले में पुट करनी है वो कंडक्टिविटी केवल AgBr की होनी चाहिए, AgBr की ही कंडक्टिव होनी चाहिए। ये कंसंट्रेशन भी AgBr की और ये लैम्डा m भी AgBr का। हाँ, अब आप ये कह सकते हो सर नॉर्मली तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं, जैसे पानी में मैंने NH4Cl डाला और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इससे हम कंडक्टेंस निकालते हैं, तो हम तो कह देते हैं कि ये कंडक्टेंस NH4Cl की है। यहां पर तो हम वाटर की बात नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मली सिचुएशन में जो हम सॉल्ट डालते हैं उसकी कंसंट्रेशन 0.1 m 0.01 m होती है, यानी उनकी कंसंट्रेशन अच्छी खासी ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर 0.1 m NH4Cl है तो सॉल्यूशन में NH4 प्लस और Cl आयन की कंसंट्रेशन H प्लस और OH आयन से बहुत ज्यादा है। तो यहां पर मेनली जो चार्ज कंडक्ट हो रहा है, मेनली जो कंडक्टेंस आ रही है वो NH4Cl के कारण है। वाटर के कारण कंडक्टेंस बहुत कम होगी, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आते हैं वहां पर वाटर के कारण कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन में यहां पर ये जो कंडक्टिविटी दे रखी लाइन पढ़ो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन की है। यहां पर आपको AgBr की कंडक्टिविटी चाहिए, तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से पानी की कंडक्टिविटी को माइनस करो, तब जाके AgBr की कंडक्टिविटी आएगी, उसे यहां पुट कर देना तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी। और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो नेग्लेक्ट कर दो, दे रखा है तो इस तरह से आपको कंसीडर करना होगा। समझ में आ गई बात? अच्छी तरह से बोलिए। बस एक कैनी ने लिखा यस सर, बाकी सबको किसी को समझ में नहीं आया ऐसा लगता है। बस एक को समझ में आया, इतनी देर मैंने समझाया, इतनी एनर्जी लगाई। एक किसी और ने लिखा है, चलो सर लिख देते हैं। नीरज ने कहा अच्छा, सयारी, अविरल, ऋतुराज, कौशल, प्रिया, भार्गव, अविरल, कौशल, सत्यम, आयुष, अमन। अब बहुत सारे नाम आए हैं, अब फटाफट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा जागो, सो तो नहीं रहे हो? पक्का ना? समझ में आया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सीरियसली, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। मैं अब आपको बताऊं जेई में, जेई एडवांस लाइक क्वेश्चन, और जिस दिन आएगा ना ऐसे ही आएगा और कुछ नया नहीं होगा। बस पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज इस तरह से सॉल्व होती है, तो जब भी आएगा ना ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 65, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 65 में आप लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ H2O निकाल सकते हो। लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ H2O, जो कि H प्लस और OH आयन का सम हो जाएगा, तो ये आ जाता है 5.5 इंटू 10 की पावर
-2 साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। और मुझे लगता है बहुतों ने ये फॉर्मूला लगा दिया होगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H2O, कंडक्टिविटी दे रखी है, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू S, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो S स्क्वायर। हाँ या ना, कैसे ही किया था? हाँ, ज्यादा बार बार कमेंट मत किया करो यार, एक बार ही लिखा करो, 3 3 बार 4 4 बार मत लिखा करो, एक बार यस लिखा करो। तुम तो ऐसा लगता है कि जैसे दबा देते हो उस बटन को, बस जितनी बार जा रहा है सब आ जाएगा। एक बार लिखा करो, ज्यादा सही है, 3 3 बार मत एंटर किया करो। यस, अब इसमें डाउट ये है कि ये जो तरीका मैंने बताया था ना, ये तो मैंने स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए बताया था, और वाटर तो कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है नहीं, वाटर कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है नहीं हमने, लेकिन उसके लिए भी वैसे किया, और कह सकते हो कि यहां से सॉल्युबिलिटी टाइप्स और इससे S स्क्वायर कर लिया तो आंसर आ गया। जबकि वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर करना कैसे चाहिए? करना ऐसे चाहिए, कंडक्टिविटी दे रखी वाटर की के, तो सबसे, और यहां पर वाटर की कंडक्टिविटी दे रखी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी होती, 1000 डिवाइडेड बाय 18। इसको मैं काम करता हूं, C लिख देता हूं, और C की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1000 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, लैम्डा एम, और लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट से हमने क्या निकाल दिया फिर, अल्फा, यानी वाटर कितना आयोनाइज हो रहा है वो पता चल गया, और अल्फा पता चल गया, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होती, C अल्फा, तो KW इक्वल्स टू C अल्फा का होल स्क्वायर। यही करना है, हाँ है ना। अल्फा पता चल गया, और अल्फा से अल्फा H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन बराबर, तो KW इक्वल्स टू C अल्फा का होल स्क्वायर। इससे भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा हम कर रहे थे वैसा ही है। हाँ, और लकीली कह सकते हो दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। अब क्यों सेम आ रहा है उसकी बात करते हैं, जबकि थॉट प्रोसेस दोनों जगह बहुत अलग है। एक जगह हम इसे 100% आयोनाइज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अल्फा निकाल रहे हैं, दूसरी जगह आप उसे 100% आयोनाइजेशन कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि यहां लैम्डा एम की जगह आप लैम्डा एम इनफाइनाइट तभी लिखते हो जब अल्फा 1 होता है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जबकि यहां पर तो हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो हुआ क्या, एक तरह से इस लैम्डा एम की वैल्यू क्या है, लैम्डा एम इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स लैम्डा एम इनफाइनाइट, यानी इस लैम्डा एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं, चलो, अल्फा टाइम्स लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू K अपॉन 1000 इंटू C, राइट। और अब इस अल्फा को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया C अल्फा, और कह सकते हैं कि यहां पर इसी C अल्फा को मैंने क्या लिख दिया, S, और KW इक्वल्स टू S स्क्वायर, यहां से भी देखोगे तो KW इक्वल्स टू S स्क्वायर, यानी मैथमेटिकली देखा जाए तो दोनों जगह सेम चीज हो रही है, सेम चीज हो रही है, इसीलिए आंसर सही आ रहा है। अब हमें कैसे सोचना है, क्वेश्चन आता है लेकिन ये थॉट तो गलत है ना, इस थॉट को सही बनाया जा सकता है, ये तरीका भी सही है, बट इसमें सोचना कैसे उसका तरीका मैं बताता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, ये S क्या वाटर की कंसंट्रेशन है, नहीं, आपने क्या किया, KW इक्वल्स टू S स्क्वायर, मतलब यहां पर ये जो S है ये वाटर की कंसंट्रेशन नहीं है, वाटर की कंसंट्रेशन तो 1000/18 होती है, 1000/18 होती है,
तो यहां पर ये एस क्या है, वाटर जो आयोनाइज हो रहा है, वाटर जो आयोनाइज हो रहा है, यानी दिस इज H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, या कह दो OH आयन कंसेंट्रेशन। तो अब आप यहां पर क्या करो, पानी को दो पार्ट में तोड़ो, वाटर जो है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पानी जो आयोनाइज हो रहा है, दूसरा जो आयोनाइज नहीं हो रहा है। जो आयोनाइज नहीं हो रहा ना वो तो हो गया सॉल्वेंट, और जो पानी आयोनाइज हो रहा है उसे कह दो सॉल्यूट। अब हमें उस पानी की कंसंट्रेशन से मतलब है जो आयोनाइज हो रहा है, और ये हमें पता है कि वो तो पूरा ही हो रहा है, क्योंकि आपने उस पानी को सॉल्यूट मान लिया। जो आयोनाइज हो रहा है तो वो तो पूरा ही आयोनाइज हो रहा है, मतलब उसका अल्फा तो क्या हो गया 1। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये वो वाटर है जो आयोनाइज हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन, ये उसकी कंसंट्रेशन मतलब वो तो 100% आयोनाइज हो रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट। तो यहां से आपको एस पता चल जाएगा, मतलब पानी जो आयोनाइज हो रहा है वो। इवन ये तरीका कोई ऐसा नहीं कि H2O के केस में ही लगा सकते हो। सपोज करो वाटर की जगह मैं आपको एसिटिक एसिड का क्वेश्चन देता हूं, सुनना अच्छी तरह से मेरी बात को। दूसरा क्वेश्चन देता हूं जिससे सब समझ में आ जाएगा यही चीज और अच्छी तरह से। 0.1 m एसिटिक एसिड, और इसकी भी आपको पीएच फाइंड आउट करनी, लेट से पीएच फाइंड आउट करनी है और कोई डेटा फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, पीएच मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन आपको निकालनी, राइट। दो तरीके हैं, एक तरीका इसका K पता हो तो इसका इसका K पता होगा, इससे यहां पर इसका K पता और इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 पुट करोगे। ये किसकी कंसेंट्रेशन है, एसिटिक एसिड की पूरी टोटल। ये 0.1 100% आयोनाइज नहीं हो रहा, लेकिन आपने क्या लिखा, एसिटिक एसिड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां पुट कर दी, के पुट कर दिया, उससे लैम्डा एम आ गया, और लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा अल्फा, और फिर अल्फा से सी अल्फा करोगे तो यहां पर भी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन आ जाएगी। लेकिन इसी को अब ऐसे सोचो, एसिटिक एसिड को भी दो टुकड़े कर दो, एक जो आयोनाइज हो रहा है, एक जो आयोनाइज नहीं हो रहा है, और सॉल्वेंट तो वाटर है। तो अब यहां पर एसिटिक एसिड जो आयोनाइज नहीं हो रहा ना, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है यार, ना तो वो सॉल्वेंट है ना वो आयोनाइज हो रहा है। तो आपको केवल उस एसिटिक एसिड से मतलब है जो आयोनाइज हो रहा है, जो आयोनाइज हो रहा है केवल उसी से मतलब है। तो अब मैं यहां पर लैम्डा एम इनफाइनाइट के इंटू 1000 ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो यूनिट्स पर डिपेंड करेगा। अब मैं यहां पर 0.1 नहीं पुट करूंगा, मैं यहां पर एस पुट करूंगा, और ये एस क्या है, एसिटिक एसिड जो आयोनाइज हो रहा है, यानी ये एस डायरेक्ट मुझे क्या दे देगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, या कह दो एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन। डायरेक्ट एसिटेट आयन कंसेंट्रेशन पता चल जाएगी आपको, जो पार्ट आयोनाइज हो रहा है। मैथमेटिकली वही चीज है जो यहां कर रहे हो, वही चीज है। दिस एस इज नथिंग बट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। कुछ समझ में आई मेरी बात? यस, हर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में आप अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है। सोचो यहां पर जो चीज आप 3 स्टेप में कर रहे हो वो एक स्टेप में हो रही है। यहां पर पहले आपने लैम्डा निकाला, फिर अल्फा निकाला, फिर H प्लस आयन, यहां एक स्टेप में हो रही है। एक ही स्टेप में डायरेक्ट आपको H प्लस पता चल रहा है, लैम्डा इनफाइनाइट, यानी अल्फा ही गायब हो गया पिक्चर से, अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ी। बड़ी सही चीज बताई यार, मैंने सीरियसली बता रहा हूं तुम्हें। हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत तारीफ तो बनती है, अगर तुम्हें लग रहा है जो भी लगे, लेकिन बड़ी अच्छी चीज बताई तुम्हें लोग। बड़ा मजा आता है ये चीज बता, सोचना कैसे, ऐसा लगता है क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है यार कर दो, नहीं, आप कहां कहां इस तरीके को यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो पुट करोगे तभी तो लैम्डा इनफाइनाइट आएगा। विशेष डिसॉल्व तो पूरा हुआ है,
एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 है तो डिसॉल्व तो पूरा ही हुआ ही है, आयोनाइज 100% नहीं हो रहा है, आयोनाइज 100% नहीं हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? डन। चलो, और कुछ था क्या होमवर्क? और कुछ होमवर्क था क्या? तो आखिरकार मैंने अपनी तारीफ करवाई ली तुम लोगों से, नहीं? चलिए, तो इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जेई के सिलेबस में नहीं है, ये जेई के सिलेबस में नहीं है, बट जेई में क्वेश्चन आते हैं। जेई एडवांस की बात करूं तो पूरा एक तो मैच दी कॉलम आ चुका है उसके ऊपर 8 मार्क्स का, एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, यानी आता रहता है। तो आजकल कभी कभी वो सिलेबस सिलेबस होता रहता है ना, सिलेबस ये है सिलेबस वो, तो बोर्ड नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। चलो जी, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी देखो सिलेबस में वो सारी चीजें हैं जो आप समझ सकते हो, जितनी थ्योरी हमने पढ़ी उससे जो रिलेट हो रहा है, उससे जो समझ सकते हैं, वो सब सिलेबस में है, राइट? तो इसलिए कोई बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, और जेई एडवांस वालों की तो देखो कोई लिमिट ही नहीं है, जेई एडवांस वालों की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक बाउंड्री है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर भाई थ्योरी आपने पढ़ ली, अब उससे जो भी समझ में आता है, जो भी उससे सॉल्व हो सकता है, वो सब पूछ सकते हो। अविरल, रिलेट तो सब हो ही रहा है, तो सिलेबस में होना या नहीं होना इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी कि सर 10 तक की टेबल सिलेबस में है, 13 की क्यों पूछ ली? हम 10 तक की सिलेबस में है सर, उससे ज्यादा तो नहीं है, ऐसा है क्या? चलो जी, तो अब आ जाते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पर। याद करो मैंने आपको कौन कौन सी टाइट्रेशन समझा दी। मैंने आपको सबसे पहले रिडॉक्स टाइट्रेशन समझाई थी, KMnO4 की H2O2 के साथ, कि कब कलर चेंज होता है, क्यों कलर चेंज होता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन याद है, KMnO4 के केस में हमें बाहर से कोई भी इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। KMnO4 K2Cr2O7 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसी रिएक्शन कंप्लीट होती है, जब आप एक ड्रॉप और डालते हो तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। दूसरा, फिर मैंने आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन समझाई है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जिसमें हम बाहर से इंडिकेटर डालते हैं, इंडिकेटर फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, इस तरह के इंडिकेटर्स जो हैं वो हमने यूज किए थे। एक और टाइट्रेशन याद नहीं मेरे को, बट ठीक है वो थोड़ी अलग है, बट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी होती है। राइट नाउ भी हम एक टाइट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टाइट्रेशन प्रोसेस की बात करें, अगेन पर्पस वही है, किसी सॉल्यूशन की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, कॉन्सेंट्रेशन। लेट से हमारे पास एक बीकर में HCl है और हमें इस HCl की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और मैं आपको बता दूं
दिस इज द बेस्ट मेथड टू टाइट्रेट। मतलब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बाकी जितनी भी टाइट्रेशन के तरीके हैं उन सब में ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा कन्वीनियंट है, इसकी एक्यूरेसी उन सबसे ज्यादा होती है। सपोज करो आपको HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, एक बीकर में HCl भरा हुआ है, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, अगर HCl का सॉल्यूशन है तो इसमें NaOH मिक्स करते हैं, यानी कोई एसिड है तो इसके साथ में क्या मिक्स किया जाता है, बेस। यहां पर बाहर से कोई इंडिकेटर नहीं डाला जाता है, तो फिर यहां क्या करते हैं, लेट से आपने 2 ml NaOH मिलाया, 2 ml NaOH मिक्स करने के बाद यहां पर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में से मान लेते हैं आपने 5 ml का एक सैंपल निकाला। सुनना अच्छी तरह से प्रोसेस, 5 ml का एक सैंपल निकाला, उस सैंपल को एक सेल में भरा, उस सेल का रेजिस्टेंस मेजर किया, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस से हमने उसकी क्या मेजर कर ली, कंडक्टेंस, राइट। फिर वापस से वो जो सॉल्यूशन था उसको इस बीकर में लाके डाल दिया, फिर यहां से 2-5 ml NaOH और मिलाया, फिर जो सॉल्यूशन बना उसमें से 5 ml सैंपल निकाला, फिर उस सैंपल का रेजिस्टेंस मेजर किया और उस रेजिस्टेंस से फिर से कंडक्टेंस निकाल ली, फिर उस सॉल्यूशन को यहां लाके डाल दिया, फिर यहां पर 5 ml 7 ml NaOH और मिलाया, फिर यहां से सैंपल निकाला, उस सैंपल का रेजिस्टेंस मेजर किया, रेजिस्टेंस से क्या आ गई, कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस क्या हम कर रहे हैं। यानी फाइनली आपके पास एक डेटा होगा कि इतने ml NaOH डालने पर इतनी कंडक्टेंस, इतने ml NaOH डालने पर इतनी कंडक्टेंस, 5 ml डालने पर इतनी कंडक्टेंस, 7 ml डालने पर इतनी कंडक्टेंस, 15 ml डालने पर इतनी कंडक्टेंस, 25 ml डालने पर इतनी कंडक्टेंस। इस तरह से आपके पास 7, 8, 10 रीडिंग्स होगी, और इसी से आपको अब ये फाइंड आउट करना है, ये जो डेटा आपके पास है उससे आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस HCl की कंसंट्रेशन क्या है। यानी आपके पास डेटा क्या है, पता आपको कि इतने ml NaOH डालने पर इतनी कंडक्टेंस, इतने ml पर इतनी कंडक्टेंस, इतने ml पर इतनी कंडक्टेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब हम NaOH डालेंगे और डालने के बाद यहां से सैंपल निकालेंगे, उस सैंपल का हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकालेंगे, तो क्या ये कंडक्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं क्या वो चेंज होगी या नहीं होगी, क्या ये कंडक्टेंस चेंज होगी या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो यहां पर इसको मैं कुछ डेटा से समझाता हूं आप लोगों को। मिक्सअप करने से पहले मान लेते इनिशियली बीकर में H+ और Cl आयन की जो कंसंट्रेशन है, एक डेटा ले लेता हूं, लेट से ये 1m और ये भी 1m है। अब हमने क्या किया, Na+ डाला, NaOH डाला 0.1 जैसे ही NaOH डालोगे क्या होगा, रिएक्शन होगी डेफिनेटली। कौन रिएक्ट करेगा, H+ और OH आयन। OH आयन कम है तो ये क्या हो जाएंगे, 0। H+ 0.1 से कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.9। क्या Cl आयन की कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी। Na+ की कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी। बहुतों को लगता है Na+ और Cl आयन भी तो रिएक्ट करके NaCl बनाएंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। Na+ और Cl आयन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। पानी में आप NaCl डालते हो तो और आयंस में टूट जाता है, ये तो ऑलरेडी आयंस में, तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी देखा जाए तो हुआ क्या, मिक्सअप करने से पहले सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन भी 1m, इसकी भी 1m। मिक्सअप करने के बाद Cl आयन की तो अभी भी उतनी है, कोई चेंज नहीं हुआ। H+ की कंसंट्रेशन 0.1 कम हो गई तो उसकी जगह Na+ की कंसंट्रेशन 0.1 m बढ़ गई। यानी H+ जितना कम हुआ Na+ उतना ही बढ़ गया। देखो ओवरऑल तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल रहना ही है, चार्ज वाइज ओवरऑल सॉल्यूशन तो न्यूट्रल रहेगा। तो H+ जितना कम हुआ उतना ही Na+ बढ़ गया। एनायन पर चार्ज और कैटायन पर चार्ज अभी भी इक्वेट करोगे तो वो इक्वल है। यानी ये कह सकते हैं हम कि जब HCl में हम NaOH डालेंगे तो कुछ आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी,
कुछ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कुछ आयंस की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये हम यहां पर कह सकते हैं। तो यही ये लाइन लिखो, इन एसिड बेस टाइट इन ए टाइट्रेशन प्रोसेस, in a titration process, some of the ions are replaced by some other ions, these ions have different lambda m, hence conductance of solution vary, hence conductance of solution varies, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो है वो चेंज होगी, क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन बदल रही है और कंडक्टेंस इन्हीं आयंस के कारण होती है। किसी आयन की कंडक्टेंस ज्यादा होती है, किसी आयन की कंडक्टेंस कम होती है, तो उसके कारण सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी चेंज होगी। अब यहां पर लिखिए आगे उसके बाद, these changes are very large, these changes are very large if H plus or OH ions are replaced by some other ions or they replace the other ions, or they replace the other ions इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लाइन मैंने यहां पर लिखी, इसका मतलब ये कि अगर H प्लस आयन और OH आयन को कोई और आयन रिप्लेस करता है या ये किसी और आयन को रिप्लेस करते हैं, तो कंडक्टेंस में जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसके दो मतलब निकलते हैं। दो मतलब क्या निकलते हैं कि या तो H प्लस और OH आयन की कंडक्टेंस बाकी आयन से बहुत ज्यादा है या बाकी आयन से बहुत कम है, ये मतलब निकलते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या H प्लस और OH आयन की कंडक्टेंस बाकी आयन से बहुत ज्यादा है या रिमेनिंग आयन से बहुत कम है? क्या लगता है आपको कि H प्लस और OH आयन की कंडक्टेंस जो रिमेनिंग आयंस है, यानी सारे आयंस हो गए, Na प्लस Cl आयन सारे हो गए, रिमेनिंग मतलब बाकी सारे आ गए उसमें, उन सब से बहुत ज्यादा है या उन सब से बहुत कम है? सोचो आप कंडक्टेंस कैसे कंपेयर करते हो? अगर मैं आपसे कहूं K प्लस और Na प्लस, किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है? इनऑर्गेनिक में आप आई थिंक करते हो, इनऑर्गेनिक में हम करते हैं K प्लस और Na प्लस में से किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है? कौन ज्यादा चार्ज कंडक्ट करता है, बताओ देखें। Na प्लस ज्यादा कौन कंडक्ट करता है, Na प्लस या K प्लस? एक्सप्लेनेशन भी लिखो। ज्यादातर का आंसर है K प्लस। क्यों? बिल्कुल सही, तनय ने लिखा है गैसियस साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज। यस,
जिसकी गैसेस फेज में साइज छोटी होती है वो पानी में बड़ा हो जाता है, उसका पोलर हाइड्रेशन ज्यादा होता है। Na+ गैसेस फेज में छोटा होता है लेकिन एक्वस फेज में ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के कारण K+ की कंडक्टिविटी जो होती है वो Na+ से ज्यादा होती है, राइट। तो K+ की कंडक्टिविटी Na+ से ज्यादा होती है। अब बताओ Na+ और H+ में कंपेयर करें तो, Na+ और H+ में कंपेयर करें तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? अच्छा, अब यहां पर गैसेस फेज में साइज कंपेयर करें तो H+ तो बहुत छोटा है, H+ बहुत छोटा है, तो उसके हाइड्रेटेड आयन की साइज ज्यादा होगी, और उसके H+ के हाइड्रेटेड आयन की साइज बड़ी होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन आंसर इससे नहीं आता है। और आंसर यह है कि H+ की कंडक्टिविटी जितने भी आयंस होते हैं उन सब से बहुत ज्यादा होती है, उन सब से बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसी आयन की है तो दैट इज H+, और थोड़ी बहुत नहीं, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स इतनी ज्यादा होती है। बट क्वेश्चन आता क्यों? H+ का तो H+ आयन केसेस फेज में छोटा होगा, तो उसके हाइड्रेटेड आयन की साइज बड़ी होगी, तो उसके कारण तो कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए वो समझते हैं, वो समझते हैं। और इसका क्वेश्चन पता नहीं क्यों जेई में तो नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन आया है, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में आया है, या तो किसी ओलंपियाड में या कहीं ना कहीं आया है। चलो, क्यों H+ की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है? मैं भी मतलब इतना श्योर नहीं हूं, मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा मुझे। तो यहां पर KVPY तो बेटा बंद हो गया। चलो वापस इस पर आते हैं। एक्चुअली मान लो किसी आयन को, Na+ आयन को चार्ज कंडक्ट करना है, और ये है कैथोड और ये है एनोड। तो इस Na+ आयन को मूव करना होगा। कैटायन को कहां तक जाना पड़ेगा? कैटायन को कहां तक जाना पड़ेगा? कैथोड तक। अब ये कितना चार्ज, कितनी जल्दी चार्ज कंडक्ट करेगा, ये इसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा, स्पीड इसकी साइज पर डिपेंड करेगी। साइज जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी कम होगी। तो इसीलिए Na+, Cl आयन, K+, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिंग पावर जो होती है, वो इनकी साइज पर डिपेंड करती है। लेकिन एक H+ की अगर हम बात करें कि H+ की कंडक्टिविटी, H+ आयन कैसे चार्ज कंडक्ट करता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये जो पानी में H+ आयन होते हैं ना, आप सबको पता है, ये H2O से अटैच होके H3O+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, H3O+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है, अगर हमें इस H+ के चार्ज को कैथोड तक ट्रांसफर करना है, तो होता क्या है कि ये H3O+ अपने नियर बाई वाटर मॉलिक्यूल को, इसको अपना ये H+ आयन दे देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ में, राइट। अब क्या होगा, इसके नियर बाई जो H2O मॉलिक्यूल है, ये H+ आयन उसको शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में।
और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस में। तो अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर ये H प्लस आयन ये तो अभी भी वही है, लेकिन ये प्लस चार्ज यहां से यहां जंप कर गया, यहां से यहां जंप कर गया, और अब क्या होगा, ये H प्लस आयन यहां से इस कैथोड पर शिफ्ट हो जाएगा। ये H प्लस आयन इससे निकल के कैथोड पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां पर ये जो +1 चार्ज यहां था, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यानी एक तरह से जंप कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, जंप कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज चार्ज जंप मैकेनिज्म। इसे कहा जाता है चार्ज जंप मैकेनिज्म, और एक तरह से एक चेन बन जाती है, यूं सोचो आप। समझ में आ रहा है? बहुत जगह आपने देखा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब होता है ना, तो वो ईंटें ईंटें अगर एक जगह से दूसरी जगह ऊपर तक पहुंचानी है, बिल्कुल सही कहा, टेलीपोर्ट करना टाइप से नहीं तो लाइन से बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, लेबर्स जो होती लाइन से खड़ी हो जाती है, एक दूसरे को शिफ्ट, फिर आगे से आगे, फिर आगे से, उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। यही चीज यहां पर हो रही है। लाइन से H2O मॉलिक्यूल है, इस वाले H2O के पास एक H प्लस आया, तो इसने एक H प्लस इधर से लिया, दूसरे साइड वाला दूसरे को दे दिया, फिर उसने अपना एक H प्लस लिया, दूसरा वाला उस पास वाले को शिफ्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट यूं कह दो एक चेन स्टार्ट हो जाती है, और ये प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है जिसके कारण H प्लस की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है। और क्यों H प्लस और OH आयन ही ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड तो H प्लस या OH आयन ही बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता। इसीलिए ये जो मेथड है ये केवल H प्लस और OH आयन में ही यूज होता है, एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ग्रोथस मैकेनिज्म। इसे कहा जाता है ग्रोथस मैकेनिज्म या चार्ज जंप मैकेनिज्म बोला जाता है इसको, चार्ज जंप मैकेनिज्म। OH आयन के केस में क्या होता है वो भी बता देता हूं। ये OH आयन क्या करते हैं, अपने नियर बाई H2O से एक H प्लस आयन ले लेते हैं, ये देते नहीं है, ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये तो कन्वर्ट हो गया अब H2O में, और नियर बाई वाटर मॉलिक्यूल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में। वो फर्दर एक और H प्लस आयन इसको दे देगा, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और ये आ जाता है OH माइनस। इस तरह से इसकी एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि H प्लस और OH आयन की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती। रफली एक डेटा में आपको दूं तो H प्लस की लैम्डा m की वैल्यू होती है 350 के आसपास, 350। OH आयन की होती है 200। अब ये मत सोचना कि OH आयन की H प्लस से क्यों कम होती है, वो ठीक है, लेकिन बाकी आयंस की 60, 70, 50 इसी के आसपास होती है। बाकी आयंस की कंडक्टेंस में डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत कम होता है, 60, 70, 80 इसी रेंज में होती है, और H प्लस की 350 की रेंज में होती है। अभी एक क्वेश्चन भी किया था आपने, याद है, H2O वाला, उसमें डेटा देख लेना आप। ये यूनिट्स पर डिपेंड करेगा, 350, 200 कौन सी यूनिट्स में आप ले रहे हो, बट दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज ग्रोथस मैकेनिज्म या चार्ज जंप मैकेनिज्म। और बिकॉज ऑफ दैट कह सकते हो कि H प्लस की कंडक्टेंस OH आयन की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है, बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? और पूरी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इसी पर बेस्ड है। पूरी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो इसी पर बेस्ड है। हाँ बेटा बिल्कुल दिव्यांशु, ये सही कहा तुमने, अगर सॉल्वेंट चेंज हो गया तो फिर स्टोरी बदल जाएगी। ये हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिस दिन सॉल्वेंट बदल गया फिर पता नहीं क्या होगा। पता नहीं सप्तांशु क्या डाउट आ रहा, वाई दे गए OH लैम्डा डेटा, उसी क्वेश्चन में देखना बेटा। अब यहां पर ये फैक्ट याद रखना, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम टाइट्रेट कर रहे हैं, HCl प्लस NaOH।
जो पहले लिखा होगा वो बीकर में है, जो बाद में लिखा हुआ है वो ब्यूरेट में। यानी HCl के सॉल्यूशन में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहे हैं। सोचो मैंने क्या बताया था, टाइट्रेशन में हम करेंगे क्या, प्रैक्टिकली क्या करेंगे। NaOH डाला 2 ml, उस सॉल्यूशन वहां से एक सॉल्यूशन सैंपल निकाला, उस सैंपल का हमने रेजिस्टेंस मेजर किया, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, फिर 2-5 ml और NaOH मिलाया, फिर उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस। इस तरह से हमारे पास एक डेटा होगा कि इतने ml NaOH डालने पर इतनी कंडक्टेंस, इतने ml पर इतनी कंडक्टेंस, इतने ml पर इतनी कंडक्टेंस। ठीक है, अब इससे कैसे हमें HCl की कंसेंट्रेशन पता चलेगी वो बताता हूं। तो पहले थियोरेटिकली सोचो कि अगर हम यहां पर एक कर्व प्लॉट करें बिटवीन कंडक्टेंस, G मतलब कंडक्टेंस, एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, क्या होगा जब हम HCl के सॉल्यूशन में NaOH डालते हैं। तो अभी हमने यहां पर देखा था, जब हमने HCl के सॉल्यूशन में थोड़ा सा NaOH डाला तो Cl आयन की कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। और यहां ध्यान रखना, जब हम HCl में NaOH डाल रहे हैं ना, तो वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, आयंस की कंसंट्रेशन, आयंस के नंबर्स में जरूर चेंज हो रहा है। तो जब हमने यहां पर HCl के सॉल्यूशन में NaOH डाला तो Cl आयन के मोल्स तो जितने थे उतने ही रहेंगे, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन H प्लस आयन के मोल्स कम हो गए, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। उसकी जगह किसकी बढ़ गई, Na प्लस की। उसकी जगह किसकी बढ़ गई, Na प्लस की। लेकिन आपको भी पता है Na प्लस की कंडक्टेंस तो उतनी नहीं है जितनी H प्लस की है। तो ओवरऑल कंडक्टेंस क्या होगी सॉल्यूशन की, कम हो जाएगी। यानी HCl के सॉल्यूशन में NaOH डालोगे तो ओवरऑल कंडक्टेंस कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आप H प्लस की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, उसकी जगह Na प्लस को बढ़ा रहे हो, तो ओवरऑल कंडक्टेंस तो कम होगी, क्योंकि H प्लस का लैम्डा एम Na प्लस से बहुत ज्यादा है। फिर आपने थोड़ा और NaOH मिलाया, H प्लस और कम होंगे, फिर और NaOH मिलाया, H प्लस और कम होंगे, और H प्लस कम होंगे तो कंडक्टेंस भी कम होगी। लेकिन सोचो, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, जब HCl पूरा खत्म हो गया, अब जब आप NaOH डालोगे तो Na प्लस की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और OH आयन की भी बढ़ेगी। अभी तक OH आयन नहीं बढ़ रहा था, और H प्लस कम हो रहा था और Na प्लस बढ़ रहा था। अब जब आप और NaOH डालोगे तो Na प्लस की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, OH आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। यानी आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टेंस वापस बढ़ने लगेगी, जो पहले कम हो रही थी वो फिर बढ़ने लगेगी। यानी अगर हम यहां पर एक कर्व प्लॉट करें तो वो कर्व कुछ ऐसा आएगा, स्टार्टिंग में कंडक्टेंस जो है वो कम होगी, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, अब जब आप और NaOH मिलाओगे तो कंडक्टेंस फिर से बढ़ने लगेगी। हाँ, यहां पर कह सकते हो ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऐसा क्यों है, बिकॉज H प्लस आयंस आर रिप्लेस्ड बाय Na प्लस आयंस, और ये Na प्लस एंड OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। हमें इनके स्लोप को कंपेयर नहीं करना है कि इधर का स्लोप ज्यादा होगा या इधर का स्लोप ज्यादा होगा, वो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। बट ये कह सकते हो कि जो मिनिमा आएगा वो किस पॉइंट पर आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पर आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पर कंडक्टेंस जो होगी वो सबसे कम होगी। तो ये थियोरेटिकल कर्व प्लॉट किया हमने, ये जो कर्व प्लॉट किया वो तो थियोरेटिकली किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप क्या करोगे, उसको प्लॉट करोगे कि इतने ml डालने पर कंडक्टेंस इतनी, इतने ml पर इतनी, इतने ml पर इतनी। इनफैक्ट जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे ना, तो आप नोटिस करोगे इनिशियली तो कंडक्टेंस कम होगी, 5 ml डालने पर कम होगी, 7 ml डालने पर भी कम हुई, 10 ml डालने पर भी कम हुई। फिर आप नोटिस करोगे 12 ml डालने पर थोड़ी बढ़ गई, 15 ml पर और बढ़ गई, 18 ml पर और बढ़ गई। जैसे ही कंडक्टेंस बढ़ने लगे, समझ जाओ आप इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस कर चुके हो।
समझ जाओ, आप इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस कर चुके हो। आपके पास 2-3 डेटा तो इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले के होने चाहिए, 2-3 डेटा इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद के होने चाहिए। इस तरह से आपके पास कुछ डेटा आ जाएगा। आपको क्या करना है, इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से, इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो, और ये जो मिनिमा वाला पॉइंट आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो, वॉल्यूम। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम। यही आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। इस मेथड की अच्छी बात पता है क्या है, ये नहीं कि आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट का डेटा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। 2-3 डेटा उससे पहले वाले, 2-3 डेटा उसके बाद वाले। जब आप नॉर्मल इंडिकेटर्स वाली टाइट्रेशन करते हो तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी ड्रॉप डालनी पड़ती है। एक अगर आपने जल्दी से ज्यादा गलती से ज्यादा डाल दिया, सब गलत हो जाएगा। यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 पॉइंट्स इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, 2-3 पॉइंट्स उसके बाद में, दोनों को कनेक्ट करके ये मिनिमा आ जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम चेक कर लो, और यही आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। राइट। एक्सपेरिमेंट यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट कर पूछा जाता है कि बताओ HCl के को NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये आपको बताना है। अच्छा ये बताओ, उल्टा कर दे तो, NaOH को HCl के साथ टाइट्रेट करें तो, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कर्व कैसा होगा। NaOH बीकर में और उसमें HCl डाल रहे तो बताइए, उल्टा हो जाएगा या यही रहेगा। इससे एक्यूरेसी डेफिनेटली ज्यादा होगी, तो कर्व वही रहेगा, क्योंकि यहां H प्लस रिप्लेस हो रहे हैं, इसमें OH आयन रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसका कर्व भी वैसे ही आएगा। कहीं कोई चेंज नहीं होगा, फ्लिप नहीं होगा बेटा, अपसाइड इन्वर्टेड। हाँ, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो यार, पहले इंक्रीज हो जाएगा है, वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पहले H प्लस आयन कम हो रहे थे, अब यहां पर OH आयन रिप्लेस होंगे। कौन रिप्लेस कर रहा है OH आयन को, Cl आयन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आदित्य ने, सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जैक्टली तो स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होंगे। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, कंडक्टेंस मेनली नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है, थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है कि वो कितने पास है कितने दूर है, लेकिन पास में होना या दूर होना ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। तो सोचो आपने पहले 1 ml NaOH डाला, उतने ही H प्लस आयन कम होंगे, फिर 1 ml NaOH और डाला, फिर वापस उतने ही H प्लस आयन कम होंगे, फिर 1 ml डाला, उतनी H प्लस आयन कम होंगे, और जितने H प्लस आयन कम होंगे कंडक्टेंस भी उतनी कम होगी। तो इसीलिए ये कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन ये तो था जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पार्ट पर आते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी स्ट्रॉन्ग वाला केस आसान था, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। एसिटिक एसिड को किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, NaOH के साथ। अब क्या होगा, देखिए जो एसिटिक एसिड है ना, ये वीक एसिड है, और नॉर्मली ये एसिटिक एसिड या इस तरह के जो वीक एसिड होते हैं ना, ये बहुत कम आयोनाइज होते हैं, 1% के आसपास, यानी 99% या उससे भी ज्यादा तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट इनका जो सॉल्यूशन में होता है वो अनआयोनाइज्ड होता है। राइट। तो जो आयोनाइज्ड पार्ट होता है वो तो बहुत कम होता है। जैसे इसको यूं मान लो कि किसी सॉल्यूशन में इसके 10 मिलीमोल्स है ना, कम ही लिया मैंने, 10 मिलीमोल्स लिया। अब आप सोचो कि इस 10 मिलीमोल्स में से आयोनाइज कितना होगा। अगर टोटली 10 मिलीमोल्स है, 1% आयोनाइज हो रहा है, तो आयोनाइज तो केवल 0.1 मिलीमोल है, मिलीमोल। बाकी 9.9 मिलीमोल तो अनआयोनाइज्ड है, वो तो अनआयोनाइज्ड है। अब हमें यह पता है कि जब हम इसमें NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे, लेट से मैं 1 मिलीमोल NaOH डालता हूं,
क्या ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? अब कंफ्यूजन क्या होता है बहुतों के दिमाग में, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन की पिक्चर बनाऊं तो एसिड अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड भी है और थोड़ा बहुत एसिटेट आयन और H+ आयन भी है, थोड़ा बहुत, जो कि बहुत कम है। कितना? 0.1। और आपने NaOH कितना डाल दिया? 1 मिलीमोल। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो सोचो, जनरली ये था कि 0.1 मिलीमोल तो H+ आयन है, पहले तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन है कितने? 0.1। तो चलो इसमें से 0.1 इसके साथ रिएक्ट कर दिया, बचा कितना? 0.9। क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा? वो भी करेगा, बट वो 0.9 फिर क्या करेगा? इस अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी इसको वो आयोनाइज कर देगा, इसमें से H+ आयन निकाल लेगा। समझ में आ रही मेरी बात? पहले यूं मान लो कि थोड़े बहुत तो पहले ही H+ आयन थे, उसके साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, कि ऑलरेडी H+ आयन है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन उसके साथ तो रिएक्ट कितना करेगा? 0.1। अब और बचा 0.9 जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके कितने रह जाएंगे? 9.1। कितने? 9.1। लेकिन क्या अब ये वापस आयोनाइज नहीं होगा? क्या ये वापस आयोनाइज नहीं होगा, या अब ये पूरा का पूरा अनआयोनाइज्ड ही रहेगा? ये तो वापस आयोनाइज्ड होगा, और लगभग उतना ही आयोनाइज्ड होगा जितना पहले हो रहा था। तो यूं कह दो वापस इसमें से 0.1 आयोनाइज हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 9 मिलीमोल्स। 9 मिलीमोल्स। थोड़ा डेटा सोचना क्या, यानी एक तरह से क्या हो रहा है, मैं इसको ऐसे बताऊं, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। शायद कभी होता होगा तुम्हारे घर में भी, अगर कोई लोग, पता ना, या तो आप पापा से डरते हो या मम्मी से डरते हो, किसी एक से डरते हो अगर आप घर में, और आपको चाहिए पैसे, लेट से आप पापा से डरते हो, तो क्या होता है? आप मम्मी के पास जाते हो कि थोड़े पैसे चाहिए। अब मम्मी सपोज हाउस मेकर है और से, तो क्या होगा कि आप मम्मी के पास जाओगे, आप मम्मी से पैसे मांगोगे, मम्मी कहां से देगी? पापा से। तो अल्टीमेटली रुपए कम कहां से हो रहे हैं? पापा के पास। उल्टा भी हो सकता है, पता चला कि मम्मी से डर लगता है तो पापा के पास जाता है। होता है ऐसा, हाँ हमारे घर में ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो पापा के पास जाते हैं, पापा, फिर पापा को भाई मांगने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आप इसको ऐसे करो कि एसिटिक एसिड पहले आयनोइज होगा H+ में, और वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, वो NaOH, बट ओवरऑल तो कम तो एसिटिक एसिड ही हो रहा ना। तो इस जो चैनल है उसमें बीच में जो आता है, कहते हैं इंटरमीडिएटरीज जो हैं, उनको आप हटा सकते हो। आप सीधा ये बोलो ना यार कि ये जो NaOH है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एसिड के साथ, और वैसे भी ये तो बहुत कम है, वैसे भी ये तो बहुत कम है, तो इसको तो हटा दो। ये 0.1 है, इसको भूल जाओ। यूं मानो बहुत कम आयोनाइज हो रहा है, जैसे पानी होता ना, पानी से H+ और OH आयन बहुत कम मिलते हैं, उसको हटाओ पिक्चर से, उसको पिक्चर से हटाओ, और आप ये बोलो कि अगर हम NaOH डालेंगे तो वो NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिटिक एसिड के साथ। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? ये बहुत कम है, इसको हटा रहे, क्योंकि होगा क्या, आप कहोगे पहले ये H+ कंज्यूम होगा तो फिर ये वापस प्रोड्यूस कर देगा, फिर ये कंज्यूम होगा फिर प्रोड्यूस कर देगा, तो ये कंज्यूम हो रहे होके वापस बन रहा है, तो अल्टीमेटली कम तो कौन हो रहा है? एसिटिक एसिड। तो आप यही बोलो ना कि NaOH डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एसिड के साथ, और ये इतनी कम कंसंट्रेशन है कि इसको तो हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये जो थोड़ा बहुत आयोनाइज्ड पार्ट है उसे भूल जाओ, ये थोड़ा बहुत आयोनाइज्ड पार्ट है उसे भूल जाओ। हो क्या रहा है? यूं सोचो कि आप एक सॉल्यूशन है जिसमें वीक बेस है एसिटिक एसिड, जो कि अनआयोनाइज्ड है, और अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के कारण कोई चार्ज कंडक्ट नहीं होता है।
अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के कारण कोई चार्ज कंडक्ट नहीं होता है। जब आप एसिटिक एसिड के साथ NaOH को रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा क्या? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, और ये तो आयंस की फॉर्म में रहता है, ये तो आयंस की फॉर्म में रहेगा। तो जब आप NaOH को एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो एक तरह से आप कह सकते हो कि क्या बना रहे हो? एसीटेट आयन और Na प्लस आयन। तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि एसीटेट आयन और Na प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। लेकिन ना तो H प्लस बढ़ रहा है ना OH आयन बढ़ रहा है, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी जरूर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बट बहुत ज्यादा नहीं। बट सोचो, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अब आपने और NaOH मिलाया, अब ये NaOH तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और जब ये NaOH किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो अब Na प्लस और OH आयन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और सिंस OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसीलिए कंडक्टेंस अब ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। ऐसा किस पॉइंट के बाद होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद। यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बिकॉज Na प्लस एंड OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। और ये फर्स्ट पार्ट ऐसा क्यों है? कह सकते हो अनआयोनाइज्ड CH3COOH is replaced by है ना इंटरेस्टिंग चीज? बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी क्योंकि Na प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसलिए ऐसा। लिखना कुछ नहीं, जो बोर्ड पे बस मैं लिख रहा हूं वो लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो, दैट्स इट। ग्राफ बनाओ और ये जो ग्राफ के साथ मैंने लिखा है वो लिख दो, और बस इतना। मतलब ये सोच लेना कि ये जो आयोनाइज्ड पार्ट होता है ये बहुत कम होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में ये सोचो कि मोस्टली एसिटिक एसिड अनआयोनाइज्ड है, NaOH डालने पर वो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड CH3CO Na में कन्वर्ट होगा, सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि चार्ज को कंडक्ट करेगा। अच्छा, यहां उल्टा कर दे तो क्या होगा? NaOH के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाल रहा हूं, अब बताओ कर्व कैसा होगा? ढंग से दिमाग लगा के प्लॉट करना। NaOH के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, सोच समझ के हर एक आयन टू आयन सोचना। इनिशियली सोचो NaOH का सॉल्यूशन है, कौन से आयन्स होंगे बीकर के अंदर? ऐसे नहीं, ओवरऑल नहीं समझ में आएगा। इनिशियली कौन से आयन्स है, उसके कारण कंडक्टेंस क्या है। फिर मान लो आप इसके आपने 0.1 मोल डाले, यू मानो इनिशियली इसका 1 मोल था, अब आपने एसिटिक एसिड का 0.1 मोल डाला, 0.1 मोल डाला। कौन से आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कौन से आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, हर एक आयन की कंसंट्रेशन चेक करो, कौन कौन से आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी, उसके बाद डिसाइड करो कि कंडक्टेंस बढ़ेगी कम होगी कांस्टेंट रहेगी, तब जाके कर्व प्लॉट करो। हर एक आयन की कंसंट्रेशन पर कमेंट करो। यह मत बोलो कंडक्टेंस बढ़ेगी नहीं बढ़े, पहले तो ये बोलो कि NaOH का सॉल्यूशन है, उसमें एसिटिक एसिड डालने पर Na प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कम होगी, OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कम होगी, और जो भी एसिटेट आयन है, H प्लस आयन है, इन सब की कंसंट्रेशन के बारे में सोचो।
अमन का आंसर आया है, आर्यन का भी आंसर आया है, सप्तांशु का भी आया है, थाइहन का आया, लेकिन थाइहन बताओ इनिशियली क्या होगी, उससे मतलब नहीं है। इंक्रीज इक्वलेंस पॉइंट से पहले डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, इक्वलेंस पॉइंट के बाद डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, क्या होगा वो बताना है। हर्षित का भी आंसर आया है, सप्तांशु का भी दिख रहा है मुझे, अमन और भी शायद अमन है, एक अमन का है सेम, एक और अमन का है कुछ अलग आंसर है। विशेष एच प्लस तो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। तो यहां पर इनिशियली सॉल्यूशन में Na प्लस और OH आयन है, आप उसमें एसिटेट आयन ये डाल रहे हो, और ये जो भी डालोगे रिएक्ट कर जाएगा। तो लेट से ये 1 ये 0.1 ये 0.1, तो क्या होगा, ये 0.9 रह जाएगा, ये 0.1, ये अभी भी 1 और ये 0। तो एक तरह से देखा जाए तो OH आयन कंसेंट्रेशन कम हुई और एसिटेट आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गई, बट OH आयन कंसेंट्रेशन कम हो रही है, इसीलिए कह सकते हो कंडक्टेंस भी कम होगी, कंडक्टेंस भी कम होगी, क्योंकि OH आयन को किससे रिप्लेस कर रहे हो आप, एसिटेट आयन। अब आफ्टर द इक्वलेंस पॉइंट क्या होगा, इक्वलेंस पॉइंट पर अब सॉल्यूशन में CH3CONA प्रेजेंट है, मतलब एसिटेट आयन। अब आप इसमें और एसिटिक एसिड डालोगे तो ये एसिटिक एसिड हमें पता है पहले ही वीक है, ऑलरेडी वीक है, बहुत कम आयोनाइज होता है, और इस पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है इस एसिटेट का, इस एसिटेट आयन का कॉमन आयन इफेक्ट और लगेगा, पहले ही वीक है तो उसके कारण भी कंडक्टेंस बहुत कम है, यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट और लगेगा जिसके कारण इसका आयोनाइजेशन और भी बहुत कम होगा। मतलब इक्वलेंस पॉइंट के बाद आप एसिटिक एसिड डालोगे जरूर, लेकिन वो मोस्टली अनआयोनाइज्ड ही रहेगा, तो इसके कारण कोई कंडक्टेंस नहीं होगी, मतलब ये कर ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लाइन रहेगा, हॉरिजेंटल कम, और यहां पर कोई चेंज नहीं हो। क्यों कम हो रहा है वो पता होना चाहिए। OH आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, इसके लिए बात कर रहा हूं, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, ये हॉरिजेंटल ही रहेगा, एंड दिस पॉइंट इज इक्वलेंस पॉइंट, इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्वलेंस पॉइंट। और दोनों ही अगर वीक है तो वीक एसिड प्लस वीक बेस, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड को आप टाइट्रेट कर रहे हो किसके साथ, NH4OH के साथ। अब यहां पर सोचो एसिटिक एसिड बहुत कम आयोनाइज होगा, बहुत कम आयोनाइज होगा, अब आप उसमें NH4OH डाल रहे हो तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, और ये सॉल्ट जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, आयंस की फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट जो है वो तो आयंस की फॉर्म में रहेगा। तो यस, यहां पर भी आप कह सकते हो कि अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड को आप एक सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी यही वाला केस फिर से आ जाएगा,
यही वाला केस फिर से आ जाएगा कि आप यहां पर एक अनआयोनाइज्ड एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट अब सॉल्यूशन में एसिटेट आयन भी है, NH4 प्लस आयन भी है, अब आप इसमें और वीक बेस मिला रहे हो तो ये भी वीक बेस है, बहुत कम आयोनाइज होता है, और साथ में क्या लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट। साथ में क्या लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट, जिसके कारण ये वीक बेस बहुत कम आयोनाइज होगा, और बहुत कम आयोनाइज होगा तो आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जो चीज यहां थी वो यहां आ गई, पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं एक प्रॉब्लम होती है। इस तरह की टाइट्रेशन में क्या प्रॉब्लम होती है वो बता रहा हूं। एक्चुअली ये जितने शार्प कॉर्नर होंगे ना उनको डिटेक्ट करना उतना ही आसान होता है। क्यों शार्प कॉर्नर को डिटेक्ट करना आसान होता है उसका लॉजिक समझाता हूं। जैसे एक्चुअली जब आप एक्सपेरिमेंटली डेटा लेते हो ना तो ऐसा थोड़ी एकदम बहुत ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं। होता क्या, जैसे आप ये टाइट्रेशन कर रहे हो ना, जब आपके पास डेटा आएंगे तो ऐसा कुछ आएगा कि ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये कुछ पांचवा पॉइंट। अब क्या होता है यहां पर, जब आप इस तरह से पॉइंट्स देखते हो ना, इस तरह के कुछ पॉइंट्स आएंगे। अब आप एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे होता है एक्सपेरिमेंटली। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार इन चारों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनाऊं या इन तीनों को एक लाइन में लो और इन दोनों को ही। अगर आप ऐसा करते हो तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट, और अगर आप इन चारों को मिक्स करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो फिर वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहीं और आएगा, हाँ या ना? जैसे अगर मैं इन चारों को मिलाऊं तो भी लगता है अभी स्ट्रेट लाइन में, और इसको मिलाएं तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट कुछ यहां आ जाएगा। तो कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए यहां पर भी वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें इतना शार्प कॉर्नर नहीं आता, शार्प नहीं आता। यहां क्या हो रहा है, OH आयन के कारण अच्छा खासा डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट, तो कॉर्नर शार्प। यहां पर इतनी स्पीड से इंक्रीज भी नहीं कर रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया। जबकि यहां पर क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था लेकिन फिर बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करने लगा, तो ये कॉर्नर भी शार्प है। ये इससे पहले वाला कॉर्नर भी ये तो बहुत ज्यादा शार्प है, ये कह सकते हो, ये तो सबसे ज्यादा शार्प था। ये शार्प है, उतना नहीं है, ये भी शार्प है लेकिन ये तो बहुत कम हो गया। बट हाँ, कर्व ऐसा होगा, ये आप कह सकते हो, ये कर्व कुछ इस तरह से होगा। वीक एसिड वीक बेस के केस में पहले बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। जेई का क्वेश्चन देखना, ऐसा लगेगा कि सर जो आपने बताया है, जो आप बता रहे हो एग्जैक्टली वही पूछ लिया उन्होंने, सारे केसेस लाइन से, ये मैच दी कॉलम में लाइन से वही केसेस। हाँ, पहली बार क्वेश्चन आया था कुछ 2008 या 9 में, एग्जैक्टली नहीं पता, उसके बाद 8-9 साल बाद फिर क्वेश्चन आया था शायद। तो ऐसा नहीं कि हाँ हर साल आ रहा है, ऐसा नहीं है भाई, जेई एडवांस है, 10 साल में भी एक बार क्वेश्चन आ जाए तो भी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 10 साल में भी अगर किसी पॉइंट पर क्वेश्चन आ जाए तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी है। 10% तो बहुत ज्यादा हो जाती है, 1-2% पर आपको पढ़ना पड़ता है कि यार इसकी प्रोबेबिलिटी 1% है तो पढ़ो भाई। आप सोचो 1% प्रोबेबिलिटी पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हो, कब आएगा क्या पता। तो इसकी तो फिर भी ठीक है। एंड लास्ट, ये तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन थी, इसमें आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी कर सकते हो। फिफ्थ वन, प्रेसिपिटेशन, फिफ्थ ही है ना शायद, हाँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब आप AgNO3 के सॉल्यूशन में क्या मिला रहे हो, NaCl। और मैं आपको बता दूं 2008 या 9 में जब पहली बार क्वेश्चन आया था वो इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पर आया था, और मुझे आज भी याद है उस साल के पेपर में, ईयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, इधर ईयर वाला कुछ पंगा हो सकता उस साल। हाँ, मुझे अभी भी पता है, ये सारे केसेस तो बताए थे, ये सारे केसेस तो मैंने क्लास में भी पढ़ाए थे। ये वाला केस क्लास में नहीं पढ़ाया था, लेकिन उस साल के जो टेस्ट होते ना, जो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं ईयरली,
उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया था। अब इसमें एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है, नहीं तो ये नहीं होगा। और वो पॉइंट ये है कि मैंने ये तो कहा कि H प्लस और OH आयन की जो कंडक्टेंस है वो बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये जो बाकी जितने भी आयंस होते हैं इन सब की कंडक्टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। Ag प्लस, नाइट्रेट, इन सब की कंडक्टेंस को इक्वल मान सकते हो, लगभग इक्वल माना जा सकता है, स्पेशली जब आप ये कर्व प्लॉट कर रहे हो। Na प्लस, Cl माइनस, नाइट्रेट आयन, इन सब की कंडक्टेंस को बराबर मानेंगे। अब आप सोचो, इनिशियली इसकी कंसेंट्रेशन 1, इसकी 1, 0 0। मान लो आपने इसके 0.1 मोल डाले, इसके भी 0.1 डाले, क्या होगा? क्या होगा यहां पर बताओ? रिएक्शन होगी या नहीं होगी? क्या नाइट्रेट आयन की रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्या Na प्लस की रिएक्शन होगी? नहीं होगी। लेकिन Ag प्लस और Cl आयन की रिएक्शन होगी और इसकी कंसेंट्रेशन 0.9 रह जाएगी। यानी यहां पर Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, Na प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। मतलब Ag प्लस को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? Na प्लस से। लेकिन ना तो H प्लस कम हो रहा है, ना OH आयन कम हो रहा है, ना H प्लस बढ़ रहा है, ना OH आयन बढ़ रहा है। और यहां पर इसकी और इसकी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहां पर जब आप कर्व प्लॉट करोगे, बताओ कर्व कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि Ag प्लस आइन कम हो गए, उसकी जगह Na प्लस आइन आ गए। Ag प्लस और Na प्लस की कंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल, कर हॉरिजेंटल लाइन। बट आफ्टर द इक्वलेंस पॉइंट अब Na प्लस और Cl आइन दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, Na प्लस एंड Cl आइन, तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। जबकि यहां पर क्या होगा? Ag प्लस आइन कम हो रहे हैं, Na प्लस आइन। समझ में आया क्या? हाँ या ना? And this is all about electrochemistry. This is all about electrochemistry, right? अब हमारे केवल दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, लिक्विड सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री। अराउंड आई नीड 8 लेक्चर्स लिक्विड सॉल्यूशन में, 7 या 8 लेक्चर चाहिए, 7 में भी हो जाएगा, 7। और सरफेस में 4 चाहिए, टोटल 11 या 12। यानी दिवाली से पहले, आज 13th है, 12th को ट्वेल्थ नेक्स्ट मंथ में दिवाली है, तो उससे पहले हमारा कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल अमन, नाइट्रेट आयन की रिएक्शन मैंने पूछा था क्या होगी। बहुत बढ़िया, यही है, ये जो होता ना, ये जो एलिमेंट होता ना कि सर ने कुछ कहा, बहुत सारी जनता होती सर ने कहा होगा, भूल गए सर ने क्या पूछा था। लेकिन जो रैंकर्स होते हैं ना, टॉप रैंकर्स, उनको याद रहता है कि सर ने क्या कहा था, सर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, वो याद रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। 21 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा भाई प्रीतम? 4 वीक और लगेंगे। आज 13th है, बिल्कुल अगले 10-11 तारीख तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर बचे हैं, बिल्कुल। रेडियो एक्टिविटी बटा हटा दिया है सिलेबस में से, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में पहले मेंशन करते थे, अब बिल्कुल मेंशन नहीं करते। तुम ही बताओ क्या होगा? होमवर्क दे सकता हूं मैं तो अभी आपको। चलिए कैनी देखता हूं, देखें ग्रुप में एक बार वापस डालना, ठीक है? होमवर्क आई थिंक S1O1 तो पूरी हो चुकी है ना, या बाकी है उसमें कुछ? तो एक काम करेंगे,
O2 में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं 1 से लेके 14 तक। ठीक है, जेई मेंस में दे चुका हूं क्या पहले? जेई मेंस में क्वेश्चन दे चुका हूं क्या? कर तो चुके हैं शायद। टेलीग्राम ग्रुप बेटा, और कोई अलग से नहीं है। चलो हर्षित ने कहा तो मैंने O2 दे दिया। जेई मेंस में कहां तक कर लिए, कुछ किए या नहीं किए? हाँ या ना? कहां तक, कुछ सेलेक्टेड दिए थे क्या? अच्छा, कंडक्टेंस के अलावा। तो जेई मेंस में 1 से लेके 20 तक जो भी क्वेश्चंस है वो सब करेंगे। जेई मेंस 1 से लेके 20 और O2 1 से लेके 14 तक। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखें। बाय बाय।